हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका भर्ती सीरीज के तहत ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सब्जेक्ट नॉलेज। देखिए, सब्जेक्ट नॉलेज में ऑलरेडी 4 सेक्शन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे इसका बचा हुआ पोर्शन यानी सेक्शन 5, जिसके तहत लाइवलीहुड प्रमोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। माफ कीजिएगा, मुझे वीडियो लाने में थोड़ा सा समय इसलिए लग जा रहा है क्योंकि देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था आप लोगों को, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मुझे बहुत सारा काम करना होता है। उस बीच में मुझे जब भी समय मिलता है मैं वीडियो बना देता हूं, तो इधर थोड़ी सी जो व्यस्तता है वह बढ़ गई थी। इसी के कारण वीडियो लाने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। जो भी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज में बच गए हैं वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं और बस सेक्शन 6 बच जाएगा। वह 2 से 3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ एज इट इज जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वही मैंने यहाँ लिख रखा है। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 5 के तहत लाइवलीहुड प्रमोशन है, जिसमें 2 पार्ट है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग इस फ्रेमवर्क को समझेंगे और इसका कहाँ उपयोग किया जाता है उस चीज को, यानी इट्स एप्लीकेशन। दूसरा देखेंगे फार्म लाइवलीहुड, उसमें किस तरीके का इंटरवेंशन किया गया है। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। एग्रीकल्चर में कौन कौन से इंटरवेंशन किए गए हैं, लाइव स्टॉक में और नॉन फार्म लाइवलीहुड में किस तरीके से इंटरवेंशन किया गया है। फिर इसका प्रमोशन हम लोग देखेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस का, स्किल डेवलपमेंट और मार्केट लिंकेज। और इसका सेक्शन बी है, मतलब सेक्शन 5 का बी, वैल्यू चेन डेवलपमेंट। तो वैल्यू चेन डेवलपमेंट के बारे में बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि ये होता क्या है वैल्यू चेन और उसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये लाइवलीहुड प्रमोशन किस चीज को कहा जाता है, क्योंकि लाइवलीहुड प्रमोशन का मतलब जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, आगे जो भी चीज दिया गया है वह हम लोग अच्छे से रिलेट करके नहीं जान पाएंगे। तो इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आजीविका संवर्धन, इसको हिंदी में बोला जाता है आजीविका संवर्धन। इसका अर्थ है कि व्यक्तियों और समुदायों की आय, संपत्ति और क्षमताओं को बढ़ाना। तो प्रोमोट करना मतलब होता है कि उसको इंक्रीज करना, उसको डेवलप करना, ना कि प्रोमोट का मतलब होता है कि उसका प्रचार प्रसार करना किसी भी चीज। तो यहाँ हम लोग लाइवलीहुड के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो लाइवलीहुड संवर्धन जो है उसका मतलब यही होता है कि व्यक्तियों या फिर समुदाय, जैसे कि आपका एसएसजी हो गया, विलेज ऑर्गेनाइजेशन ग्राम लेवल पे होता है, और फिर सीएलएफ होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। उन सब समुदायों को अगर बढ़ाना है तो उनकी आय, संपत्ति और क्षमताओं को बढ़ाना, ताकि वे सतत जीवन निर्वाह यानी सस्टेनेबल लिविंग प्राप्त कर सके। अब ये सस्टेनेबल लिविंग का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, उनकी अगर हमें आय बढ़ाना, ये एनआरएलएम के बारे में शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये एसएसजी को बनाते हैं, फिर वीओ में कन्वर्ट करते हैं, फिर और ऊपर लेवल आपका सीएलएफ में जाते हैं। तो इन सब को क्यों इंक्रीज किया जा रहा है? क्योंकि उनकी आय जो है वह बढ़ सके, उनका जो संपत्ति है उसमें इंक्रीमेंट हो सके और उनकी क्षमता यानी कौशल जो है वह बढ़ सके। तो उसको हमें इस स्तर पे बढ़ाना है ताकि वह हमेशा टिका रहे। ऐसा नहीं कि आज हम लोग बढ़ा दिए उनका, आज उनका व्यवस्था करवा दिए रोटी कपड़ा का, और फिर नेक्स्ट डे फिर वह गरीबी चक्र में आ गए। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, वो कंटिन्यूड प्रोसेस होना चाहिए। तो यह सस्टेनेबल लिविंग प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण गरीबों को उत्पादक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करवाना, उनका कौशल विकास करवाना और बाजार से जुड़ाव प्रदान करना। तो ये सब एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक रहता है। बाकी इसके आगे भी किस किस तरीके से हम लोग आजीविका संवर्धन करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। चलिए, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल जो हमारा सब्जेक्ट में दिया गया है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क क्या होता है। तो देखिए, फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है रूपरेखा। जैसे कि कोई भी अगर हमें बड़े लेवल पे प्लान बनाने या छोटे लेवल पे ही हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो पहले हम लोग प्लान बनाते हैं कि हाँ, कैसे कैसे क्या होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमें उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना होगा, फिर एचआर डिपार्टमेंट में, एक कंपनी की बात हो रही है। छोटे लेवल पे अगर आप बात करिए कि अगर आपको घर बनाना है, तो पहले आप एक प्लान बनाते हैं कि हाँ, हमें घर का, वो लैंड का हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, एक तरीके का रूपरेखा तैयार करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, फिर कॉमन यहाँ हॉल होगा, बाथरूम। इस तरीके से हम लोग एक तरीके का रूपरेखा तैयार करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमें सतत आजीविका प्रदान करवाना है किन्हीं को, तो उसके लिए भी हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो फ्रेमवर्क हम लोग नहीं, बल्कि यह किसी संस्था के द्वारा तैयार किया गया है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सतत आजीविका रूपरेखा जो है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में एसएलएफ, इसको एक यूके की संस्था है, यूनाइटेड किंगडम की संस्था डीएफआईडी, इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा विकसित किया गया था। ये क्यों इसने विकसित किया था? ताकि गरीबी और आजीविका प्रणाली की जटिलताओं को समझा जा सके। जटिलताओं मतलब कि गरीबी और आजीविका जो सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी
किस तरीके के प्रॉब्लम्स उसमें रहते हैं, उन सब चीज़ों को समझा जा सके। यह एक समग्र ढांचा कहने का मतलब कि एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क, सभी चीज़ों का वह कॉम्बिनेशन होता है। उसका एक फ्रेमवर्क है जो यह बताता है कि लोग विभिन्न संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग करके कैसे स्थायी जीवन यापन करते हैं। तो देखिए, इस फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था, इसके तहत यही पता चलता है कि कोई भी इंसान एक सतत आजीविका प्राप्त करने के लिए विभिन्न संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग करता है, अलग अलग रिसोर्सेज यूज करता है वह उस चीज़ को कमाने के लिए कि हाँ, उनका जीवन यापन कैसे कटे। हो सकता है वो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, जैसे कि आपका ज़मीन हो गया, तालाब हो गए, उसमें मछली पालन कर रहे हैं, वह खेती कर रहे हैं, या फिर उनके अंदर जो स्किल है उसके तहत वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी तरीके का वह प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ भी होता है, रणनीति का भी उपयोग करते हैं कि वह कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। इसी फ्रेमवर्क में, यानी सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क में, इस चीज़ का स्टडी किया जाता है। तो डीएफआईडी ने एक प्रॉपर एक स्टडी किया और उसके अवज में कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने जारी किया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं डीएफआईडी के द्वारा जो एसएलएफ उन्होंने तैयार किया था, यानी सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क, उसके कुछ घटक होते हैं। तो ये डीएफआईडी के द्वारा प्रदान किया गया है। जैसे कि सबसे पहला है आपका लाइवलीहुड एसेट, यानी कि आजीविका परिसंपत्तियां, जिसके तहत आते हैं पीपल रिसोर्सेज, जो कि हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, सोशल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल और फाइनेंशियल। हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो मानव संसाधन क्या होते हैं, सामाजिक क्या होते हैं, किस समाज में वो उठते बैठते हैं, समाज किस तरीके से किसी चीज को प्रभावित करता है, वह सब भी एक एसेट होता है। प्राकृतिक, जमीन हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक, मिट्टी वगैरह हो गया। भौतिक, फिजिकल हो गया कि किस जगह पे वह लोकेटेड है, वह भी बहुत सारा डिपेंड करता है। कि अगर आपको सपोज करिए कि आप ठंडे इलाका में रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे आप कुछ ऐसा चीज बनाइएगा जो वहाँ के लोगों के लिए काम आए। आप कुछ दूसरा चीज आप बना रहे हैं तो जैसे कि वो उस जगह के लिए काम ही नहीं आए, तब तो फिर वो बेकार रहेगा। और वित्तीय संसाधन, इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आते हैं लाइवलीहुड एसेट में। दूसरा है आपका वल्नरेबिलिटी कंटेक्स्ट, यानी कि असंवेदनशीलता संदर्भ को देखा जाता है इस एसएलएफ में। जैसे कि आपका झटके हो गए, तो जो भी आजीविका अपना रहे हैं उसमें सूखा और बाढ़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि खेती कर रहे हैं, अगर सूखा पड़ गया तो खेती खराब हो गई, फिर अगर बाढ़ की स्थिति हो गई तो वह तब भी वह खेत खराब हो जाती है, मतलब कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वह खराब हो जाता है। दूसरा प्रवृत्तियां, यानी जनसंख्या वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो गई तो जाहिर सा बात है नेचुरल रिसोर्सेज हैं वह प्रचुर मात्रा में तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, लिमिटेड मात्रा में। तो जैसे जमीन की बात हो गई, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है लेकिन ये जमीन का साइज तो नहीं बढ़ेगा। इससे क्या हो रहा है, जो पर हेड कंजम्पशन है वह कम हो जाएगा, क्योंकि इस आउटपुट तो वही रहेगा लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो यह भी चीज मैटर करता है असंवेदनशीलता संदर्भ में। दूसरा है आपका मौसमी प्रभाव, जिसके कारण रोजगार और मूल्य पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मौसमी प्रभाव क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिस सीजन में खेती हो रही है उस समय लोगों के पास काम है लेकिन बाकी सीजन वो बेरोजगार रहते हैं, तो इसीलिए वह शहरों की तरफ पलायन करते हैं रोजगार के लिए। और मूल्य, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अवेलेबल हो गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो उस चीज़ का वैल्यू जो है कम हो जाता है। तो ये भी क्या है, असंवेदनशीलता संदर्भ, इससे भी आजीविका पे प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्या है घटक, तो नीतियां, संस्थाएं और प्रक्रियाएं। जैसे कि सरकार हो गई, सरकार समय समय पे नीतियां बदलते रहती हैं, उसके कारण भी बहुत सारा जो आजीविका लोग अपना रखते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया, वो हम लोग आगे देखेंगे। एनजीओ है, एनजीओ भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। गांव में आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में एनजीओ बहुत तरीके से हेल्प करती है। बाजार कहने का मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसको बेचने के लिए आपके पास मार्केट तो रहना चाहिए। अगर वह मार्केट बंद रहता है, जैसे कि कोविड के टाइम लॉकडाउन की स्थिति थी, ये मार्केट बंद था, तब वो प्रोडक्टिविटी जो है वह तो बेकार हो रही थी। तो ये सब चीज़ भी बहुत सारा असर करती है आजीविका से रिलेटेड। और स्थानीय शासन की भूमिका, स्थानीय शासन जैसे पीआरआई हो गया, अगर हम लोग गांव की बात करें तो पंचायती राज ही हो गए, उसकी शासन की भी भूमिका बहुत मायने रखती है आजीविका संवर्धन में। फिर चौथा कौन सा घटक है, आजीविका रणनीतियां, जैसे लोगों द्वारा चुने गए कार्यों और गतिविधियों का संयोजन।
तो इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर बहुत सारे चॉइसेस होते हैं जो लोग उसको अपनाते हैं अपनी लाइवलीहुड गोल्स को, आजीविका जो उनका ये है गोल है उसको प्राप्त करने के लिए कि हाँ एक साल में उनको इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचना है। तो बाकी सब चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है और ये भी चीज़ ध्यान में रखा जाता है, तभी जाके वह चीज़ डेवलप कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। तो सरकार जब नीति बनाती है तो इन सभी चीज़ को वह ध्यान में रखती है। और सबसे लास्ट में है आपका आजीविका परिणाम। ऊपर दिए गए सभी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद क्या उसका आउटपुट निकल रहा है, तो आय में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, खाद्य सुरक्षा हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, संवेदनशीलता यानी कि जैसे बाढ़ सूखा से वह कितना रिजिलियंट है ये चीज़ देखा जाता है, और कल्याण में सुधार, लोगों के बीच में वेल बीइंग है या नहीं है, ये सब चीज़ उसका आउटपुट हुआ। तो जब सरकार नीति बनाती है, अब इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग आगे देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तब उसमें ये चीज़ क्लियर होता है कि हाँ सरकार इन सब चीज़ों को कंसीडर करके रणनीति बनाती है और नीतियाँ लागू करती है लोगों के विकास के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसएलएफ यानी कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ हमने घटक देखा किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था, अब इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो यह रूपरेखा योजनाकारों जो भी स्कीम्स मेकर होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ हो गया, इन सभी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है और संस्थानों को लक्षित आजीविका हस्तक्षेप टारगेटेड इंटरवेंशन तैयार करने में सहायता करती है। देखिए इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, तो उस हस्तक्षेप को हमें निगेटिव सेंस में नहीं समझना। यहाँ हस्तक्षेप का मतलब है इस संदर्भ में कि उस चीज में हम लोग हस्तक्षेप करके उसको हम लोग सुधार रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, सुधार, उसमें हस्तक्षेप करने का ही उद्देश्य यह है कि उस चीज को और बेहतर किया जा सके, ना कि उसमें रुकावट पैदा किया जा सके। तो टारगेटेड इंटरवेंशन करने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है एसएलएफ का, जैसे कि कौशल आधारित रोजगार कार्यक्रम करने के लिए, जैसे एनआरएलएम हो गया या डीडीयू-जीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इसके तहत देखा जाएगा जैसे कि यह सबसे पहला जो घटक था लाइवलीहुड एसेट, इसमें ह्यूमन कैपिटल हो गए। ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से उनके तहत उनका स्किल डेवलप किया जाए ताकि वह बेहतर, अगर वह खेती कर रहे हैं तो उसमें मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस उनको बताया जाए, और फिर उसके बाद अगर वह कुछ स्वरोजगार कर रहे हैं तो उसके लिए उनको स्किल डेवलप किया जाए और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब हो गया आपका स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में। दूसरा है आपका एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, कृषि और पशुधन विकास। तो कृषि और पशुधन ये नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए सिंचाई व्यवस्था किस तरीके से प्रदान किया जा सकता है, ये सब चीज़ हो गया। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कराना, अब पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को इन्हांस करने के लिए इंटरवेंशन है। पशुधन विकास भी उसी में हो गया। तीसरा क्या है, स्वयं सहायता समूह यानी एसएसजी के माध्यम से वित्तीय पहुंच। तो देखिए पहले क्या था, ये एसएसजी का निर्माण इसीलिए किया गया, एनआरएलएम एसएसजी का विकास इसीलिए कर रही है ताकि वह किसी एक लोग को टारगेट ना कर सके, बल्कि एक ग्रुप में कुछ लोगों को एक ग्रुप में फॉर्म करके उन लोगों को सामूहिक रूप से उनको टारगेट कर सके, ताकि उनकी जो वित्तीय पहुंच है वह फॉर्मल हो सके, मतलब बैंक के माध्यम से वह ऋण ले सके। पहले वह साहूकारों पर डिपेंडेंट थे, अब उन्हें बैंक के द्वारा जोड़ दिया जाता है, यानी बैंक से जोड़ दिया जाता है। और सबसे लास्ट में है सामाजिक सुरक्षा और जोखिम में कमी। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उनको जोड़ दिया जाता है। उससे क्या है, जो भी रिस्क एसोसिएटेड रिस्क है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या हो रहा है, जैसे वल्नरेबिलिटी कंटेक्स्ट हमने देखा था, यानी कि संवेदनशीलता जो परिप्रेक्ष्य हमने देखा था, उसमें क्या है कि बाढ़ की स्थिति हो गई या सूखा की स्थिति हो गई, तब उनका फसल खराब हो गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हो गया, सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया, उससे लोग जुड़ गए, अपने फसल का उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है, तब बाढ़ की स्थिति हो या फिर सूखे की स्थिति हो, उसमें क्या है, अगर लॉस होता है तो सरकार वह लॉस बियर कर लेगी और उनका जो मुआवजा है उनको अदा कर देगी। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग, एसएलएफ का प्रयोग इन सब चीज़ों में किया जाता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कृषि एवं गैर कृषि आजीविका हस्तक्षेप, इन सब चीज़ों में सरकार ने और अलग अलग संस्थानों ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि आधारित आजीविका में हस्तक्षेप जो हुआ है।
इसमें फसल विविधीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग क्रॉप को उगाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चावल उगाइए या फिर गेहूं उगाइए या फिर गन्ना उगाइए, आप हर तरीके के फसल उगाइए। जैसे कि उसमें आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, साग सब्जी, फल फ्रूट वगैरह, इन सब का क्या है कि प्राइसेस इसमें ज़्यादा मिलते हैं, तो फार्मर का जो इनकम है वह उसमें ज़्यादा हो जाता है। एक सीज़न में आप खाद, जैसे आप राइस उगाइए, गेहूं उगाइए जो सीज़न रहा, और दूसरे सीज़न में आप सब्जी उगाइए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाइए, तो उससे क्या है, उनका इनकम बढ़ेगा। तीसरा, सिंचाई सहायता, उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया, पीएम कुसुम योजना, अलग अलग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं एमजी नरेगा के तहत। उन्नत बीजों का प्रयोग, यानी कि हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, यानी कि जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, जिसके तहत सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है कि जो किसान है अपनी खेत की जमीन जो है उसका जो मिट्टी है उसका न्यूट्रिशन लेवल चेक करवा सकते हैं। और किसान उत्पादक संगठन, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करके उसमें शामिल किया जाता है किसानों को। तो ये कृषि आधारित जो आजीविका है उसमें सरकार की तरफ से और संस्थाओं एनजीओ की तरफ से भी हस्तक्षेप हुए हैं। दूसरा है पशुधन आधारित आजीविका, जैसे कि आपका डेयरी हो गया, दूध उत्पादन हो गया, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। तो देखिए, ये पहले छोटे लेवल पे लोग करते हैं। जब इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे डेयरी पालन में क्या हुआ, सब्सिडी प्रदान किया जाता है सरकार की तरफ से, पैसे की जरूरत सभी जगहों पे है, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, अगर बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए और ये दे रहे हैं कि वह डेयरी कर रहे हैं, आपका दूध उत्पादन के लिए वह पशुपालन कर रहे हैं, तो उसमें उनको सब्सिडी अच्छा खासा प्रदान किया जाता है। जीविका है बकरी पालन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जैसा कि मैंने एनजीओ के वीडियो में पढ़ाया था। द गोट फाउंडेशन है, उसका काम ही है कि बकरी पालन को बढ़ावा देना। तो उसका उद्देश्य, जैसे गोट फाउंडेशन एक एनजीओ हो गई और एनआरएलएम का उद्देश्य है आजीविका संवर्धन करवाना। तो ये दोनों के बीच में एमओयू होके, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होके, दोनों का जो गोल है वह पूरा हो रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, सुअर पालन, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। पशु चिकित्सा, वेटेनरी क्लिनिक्स जो हैं उसको अवेलेबल किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इंसानों का चिकित्सा जरूरी है उसी तरीके से जानवरों का भी तो चिकित्सा जरूरी है, तो उसके लिए हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल किए जाते हैं। फिर चारा विकास, अलग अलग जगह पे फॉडर बैंक्स ओपन होते हैं। और बीमा महत्वपूर्ण घटक है। बीमा यानी कि एनिमल के जो इंश्योरेंस होते हैं, जानवरों के बीमा, वह भी इसमें प्रदान किया जाता है। तीसरा है नॉन फार्म लाइवलीहुड, यानी गैर कृषि आजीविका। तो गैर कृषि क्या होता है ये आप सभी को पता है, जैसे कृषि में हो गया खेती, नॉन फार्म लाइवलीहुड में हो गया आपका जो भी हैंडीक्राफ्ट हो गया, फिर बढ़ईगिरी, बुनाईगिरी, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होते हैं। तो गैर कृषि आजीविका जो लोग अपनाते हैं उसमें किस तरीके का हस्तक्षेप किया गया है, जैसे इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें हस्तशिल्प, बुनाई, बढ़ईगिरी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण सेवा उद्यम शामिल है। इनमें ये सब चीज़ शामिल है। तो इन सब चीज़ों में किस तरीके का हस्तक्षेप शामिल है, तो इन्हें सूक्ष्म उद्यम यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रोत्साहन और बाजार संपर्क के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। तो इन सब एंटरप्राइजेस को क्या किया जाता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में तब्दील होइए, और मार्केट को भी लिंक करवाया जाता है। देखिए, कोई इंडस्ट्री है, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे चटाई का ही एग्जांपल ले लीजिए, आप चटाई बना रहे हैं, तो ठीक है, आपको मोटिवेट किया गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, आपको फंड प्रदान कर दिया गया, जैसे कि लोन के माध्यम से ही, लेकिन उसको बनाने के बाद आपको बेचने के लिए एक मार्केट जब तक हम लोग अवेलेबल नहीं करवाते, यानी सरकार अवेलेबल नहीं करवाती है, तब तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आप सिर्फ आउटपुट देते जा रहे हैं, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। वहीं पे सरकार रोल प्ले करती है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट की भी व्यवस्था करती है, जिसके तहत आ गया आपका ई नैम पोर्टल, फिर जेम पोर्टल हो गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, जो सरकारी विभाग है वह सिर्फ जो परचेजिंग कर सकते हैं, जो भी है उनके रिक्वायरमेंट है, वह जेम पोर्टल के ही माध्यम से परचेजिंग कर सकते हैं। तो जेम पोर्टल पे जितने जो माइक्रो एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स होते हैं वह इस पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये सब हो गया आपका फार्म एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड में इंटरवेंशन। अब चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस का प्रमोशन, यानी कि उसका संवर्धन। तो एंटरप्राइजेस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होता है और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत हर साल इन सब का क्लासिफिकेशन दिया जाता है। तो ये 2025-26 का सबसे लेटेस्ट डेटा है।
लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, यही डेटा आपको मिलेगा। यहाँ मैंने उसका कटआउट लगा रखा है। तो देखिए कोई भी जो एंटरप्राइजेज होते हैं, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो माइक्रो एंटरप्राइज है या फिर स्मॉल है या मीडियम है। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो इनका क्लासिफिकेशन जो होता है बेसिकली देखिए, जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो दो टाइप के एंटरप्राइजेस होते हैं या इंडस्ट्री। एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है ऐसे इंडस्ट्री जो सर्विस प्रदान करते हैं। तो उनको माइक्रो एंटरप्राइज हम कब कह सकते हैं या फिर स्मॉल और मीडियम, दो कैटेगरी पे। एक देखा जाता है उनका इन्वेस्टमेंट कि वह उस अपने प्लांट में कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं मशीनरी और इक्विपमेंट्स में, और दूसरा उनका एनुअल टर्नओवर। यही तीनों के साथ लागू होता है। तो जो फिगर होता है वह तीनों में अलग होता है। जैसे अगर हम लोग माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट्स में उनका कितना लागत लग चुका है यह देखना होता है। तो अगर 2.5 करोड़ तक है अगर इन्वेस्टमेंट है, तब वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में काउंट किया जाएगा, और उसका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर नहीं है, मतलब 10 करोड़ तक ही है, तब वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में होगा। इससे जहां ऊपर उठता है वह फिर स्मॉल में आ जाएगा। तो स्मॉल का भी क्या लिमिट है कि इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सालाना टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इस रेंज के बीच में है तब वह स्मॉल एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में काउंट होगा, और इससे ऊपर है तब फिर आपका आता है मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 125 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और सालाना टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इस रेंज में है तब वह मीडियम एंटरप्राइजेस में काउंट होता है। तो यह देखिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का क्लासिफिकेशन है। इसको आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रमोशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो सूक्ष्म उद्यम छोटे पैमाने के व्यवसाय होते हैं जो स्वरोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा शुरू में, इन्वेस्टमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका सालाना टर्नओवर जो है 10 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यह क्या प्रदान करती है? बहुत ही छोटे पैमाने के व्यवसाय होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है और आय सृजन यानी कि इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज यह प्रदान करते हैं। इसमें किस किस तरीके के सहायता शामिल है, जैसे कि इनका क्षमता निर्माण और उद्यमिता प्रशिक्षण। तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप करने के लिए क्या सरकार ने क्या क्या किया है, तो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, यानी कि उनका क्षमता निर्माण करवाया जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रदान किया जाती है कि आप उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, इनको किस तरीके का सहायता प्रदान किया जाता है, तो ऋण और पूंजी तक पहुंच। तो उनको लोन भी प्रदान किया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट पे, और पूंजी तक पहुंच जैसे मुद्रा योजना। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एसोसिएशन नाम होता है मुद्रा योजना का। उसके तहत क्या है, आप माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकते हैं। आपको पेपर वर्क में यही दिखाना होगा कि जो आपका एंटरप्राइज है, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वह जो एंटरप्राइज है, आप पहले माइक्रो एंटरप्राइज ही आप शुरू करिएगा, उसके बाद धीरे धीरे इनको प्रमोट क्यों किया जाता है, ताकि माइक्रो से या स्मॉल में तब्दील हो, स्मॉल से फिर मीडियम में, और मीडियम से जाके फिर लार्ज में कन्वर्ट हो। तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही अच्छा खासा सब्सिडाइज रेट पे, और उनको कैपिटल भी प्रदान किया जाता है। तो कैपिटल तक भी यह पहुंच जो है सुनिश्चित करती है। तीसरा क्या है आपका, उत्पाद विकास और ब्रांडिंग। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझिए, गांव में क्या है, चटाई बन रही है या फिर बेंत, आप लोग समझते होंगे बेंत होता है बैम्बू स्टिक्स। तो उसके द्वारा कुछ फर्नीचर बनाए जाते हैं, जैसे उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेंत। बेंत की कुर्सी बनाई जाती है, फर्नीचर बनाया जाता है। वो देखिए गांव में लोग बना रहे हैं तो उसका प्राइस हो सकता है 500 रुपये में एक कुर्सी आपको मिल जाए, लेकिन वही आप शहर में आके मॉल में खरीदते हैं, उसी चीज़ का कीमत 5,000 रुपया होगा। तो ये मॉल वगैरह जो हैं ये खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते, खुद से उसको नहीं बनाते, बल्कि वो इन्हीं लोग से खरीद के थोड़ा बहुत उसको पॉलिश वगैरह करके, उसका कलर चेंज करके, उसमें अपना लोगो लगा के उसको 5,000 रुपये में बेचते हैं। तो देखिए बना तो रहे हैं ये, लेकिन इनको प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा। तो इनको इसी सब चीज़ में सिखाया जाता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पर ब्रांडिंग बेहतर कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वह बेहतर मिल सके। तो ये सब चीज़ उसके तहत सरकार टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है। और सबसे लास्ट में है विपणन नेटवर्क, यानी कि मार्केटिंग नेटवर्क और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उनका लिंकेज किया जाता है। तो देखिए मार्केटिंग नेटवर्क क्या हो गया, जैसे कि उनके लिए जो मार्केट है वह बड़ा कर दिया जाता है। पहले क्या है, ये सिर्फ गांव के आसपास के इलाके में ही बेच पाते थे, क्योंकि इनकी पहुंच ही नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे कि हाँ भैया वहाँ पे ये चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसीलिए सस्ते दामों पर मिलती है। वहाँ क्या हो रहा है, कुछ जाने माने लोग ही वहां तक पहुंचते थे। अब उनको क्या किया जा रहा है, उनका मार्केट बड़ा कर दिया जा रहा है। कैसे? मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू उनको बड़े बड़े
जो मॉल्स होते हैं उससे जोड़ दिया जाता है, उनके लिए मार्केट डेवलप किया जाता है, मंडी डेवलप किया जाता है बड़े पैमाने पे, उनको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ, आप वहाँ पे बिना चार्ज दिए हुए या फिर बहुत ही मिनिमल चार्ज दिए हुए आप उसको अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे शो कर सकते हैं। ये हो गया मार्केटिंग नेटवर्क। और दूसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उस पे उनको रजिस्टर करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है। अब उससे क्या है, उनका मार्केट पूरे अक्रॉस द नेशन जो है, यानी कि इंडिया लेवल पे उनका प्रोडक्ट जो है वह मार्केट हो जाएगा, उनका मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा। फ्लिपकार्ट का सपोज करिए, अगर हमें कोई सामान खरीदना है जो नहीं मिल रहा है इजीली, और वह तमिलनाडु में ही सिर्फ मैन्युफैक्चर होता है, तो हम लोग तमिलनाडु के मैन्युफैक्चर से तो हम लोग कंसल्ट कर नहीं सकते हैं, या फिर वहाँ के किसी किसान से हम लोग संपर्क कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे या फिर अमेजॉन पे जाएंगे, उस पर वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे। अगर हमें वहाँ मिल गया, उस किसान ने अगर, या फिर जो भी आर्टिस्ट हैं उसको वहाँ पे उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, तब तो हमें पता चलेगा कि अच्छा वो तमिलनाडु में है, वो हमें मिल जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोग अमेजॉन पे ही बस जाके उस प्रोडक्ट को देखते हैं, उसका प्राइस, और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, हमें मिल जाता। यही चीज़ हो गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उनको जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि एक छोटे लेवल का बहुत ही गरीब इंसान है, अनएजुकेटेड है, उसको चलिए हमने ट्रेनिंग तो दे दिया कि हाँ आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इतना हाईली टेक्निकल काम वह कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, जो स्किल डेवलपमेंट है DDU GKY के तहत, उसमें अलग अलग फील्ड में आप ट्रेनिंग प्रदान कर सकते हैं। तो किसी एक इंसान ने उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर में उन्होंने ट्रेनिंग लिया, तो कंप्यूटर फील्ड उन्होंने सेलेक्ट किया, उसके तहत क्या सिखाया जा रहा है, बेसिक डेटा एंट्री, टाइपिंग, और फिर जो भी गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं वो सब फिलअप करने के लिए। उसके बाद वह इंसान क्या कर सकता है, या तो जॉब के लिए वो अप्लाई करेगा रिज्यूमे बना के, या फिर अपना खुद से साइबर कैफे खुल सकता है, जिसके तहत उसको सर्टिफिकेट प्रदान है, वो सर्टिफाइड है इंसान, और वो क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रदान कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है, लोग वहाँ जाके ये कर सकते हैं कि हाँ भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, आप मेरा अकाउंट बना दीजिए और प्रोडक्ट जो है वह हमारा रजिस्टर करते रहिए। तो वो तो एक ट्रेंड स्टाफ है, वह इस चीज़ को कर सकता है। यही सब फायदा होता है, एक दूसरा चीज़ को रिलेट करके हमेशा यूज़ किया जाता है। एक ही इंसान में आप हर तरीके का स्किल नहीं डाल सकते, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। अब आइए यहाँ देखते हैं स्किल डेवलपमेंट और मार्केट लिंकेज, इसको बेहतर से समझते हैं। तो कौशल विकास ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य और उद्यमिता संबंधी कौशल प्रदान करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई आप ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर का ही आप ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, उसके तहत आपको ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है। अब आप ट्रेंड हो गए, सर्टिफाइड हो गए, आप या तो उस जॉब मार्केट में आप अपना रिज्यूमे बना के नौकरी का तलाश कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं कि आपके पास एक स्किल आ जाता है। या फिर आप अपना खुद से रोजगार शुरू कर सकते हैं। आप एक CSC, जिसको बोला जाता है कॉमन सर्विसेज सेंटर, आम भाषा में इसको बोला जाता है साइबर कैफे, तो आप वह भी ओपन कर सकते हैं। वह क्या है, एक तरीके का स्वरोजगार है। तो एक युवा उस चीज़ को ओपन कर सकता है, उससे बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटी प्रदान होता है लोगों को। तो ये सब चीज़ जो है, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से और मार्केटिंग लिंकेज जो है, इन सब के द्वारा, CSC के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दिया जाता है कि हाँ, आप सिर्फ खेती पे ही मत डिपेंडेंट रहिए। अगर आपकी जनरेशन जो है, आपके एंसेस्टर जो हैं वह खेती करते आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी खेती करिए, आप कुछ अलग चीज़ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने का क्या फ़ायदा होता है और क्या किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, लोन्स हैं, आप कहाँ कहाँ से लोन प्रदान कर सकते हैं, कहाँ आप प्रोडक्ट बेचिएगा, ये सारा चीज़ रिसोर्सेज जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। बाजार संपर्क यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादकों को उचित मूल्य और स्थायी मांगे मिले। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, बाजार संपर्क, उनको मार्केट से जोड़ने का क्या फायदा होता है, जो भी प्रोड्यूसर हैं उनको उचित मूल्य मिल सके और जो मांग है वह स्थायी रहे। ऐसा नहीं कि आज 100 पीस का ऑर्डर आ गया और पूरा साल जो है आगे एक भी पीस का ऑर्डर नहीं आएगा, वो कोई फायदा नहीं होगा। वो मांग जो है इस तरीके का होना चाहिए कि वह स्थायी रहे। जैसे कि ठीक है, आज 2 पीस का ऑर्डर आ रहा है, पर कल 2 पीस का ऑर्डर आ रहा है, लेकिन परसों 3 पीस का ऑर्डर आएगा, वह ऑर्डर जो है, मांग जो है वह धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा। तो ये सब चीज़ सुनिश्चित किया जाता है स्किल डेवलपमेंट और मार्केट लिंकेज के माध्यम से। जैसे एग्जांपल आप समझिए, DDU GKY के तहत यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लोगों का स्किल डेवलप किया जाता है। रूरल सेल्फ
एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके तहत जो ग्रामीण स्वरोजगार है उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है। और जीविका के अंतर्गत एक प्रोग्राम है SVEP, यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके तहत क्या है, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए उस तरीके का मोटिवेट किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत, SVEP के तहत। तो ये सब चीज हो गया आपका स्किल डेवलपमेंट और मार्केट लिंकेज। अब आइए इसका दूसरा सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन 5.B में वैल्यू चेन डेवलपमेंट। तो वैल्यू चेन होता क्या है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल्य श्रृंखला विकास। मूल मतलब वो प्राइस नहीं, इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। मूल्य श्रृंखला जिसको वैल्यू चेन बोलते हैं, उस संपूर्ण प्रक्रिया को दर्शाती है जिसमें किसी उत्पाद को उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने हेतु उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन जैसी सभी गतिविधियां शामिल है। तो वैल्यू चेन मतलब क्या हुआ, जब किसी प्रोडक्ट को मतलब इनिशियल स्टेज से, चाहे वह आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई कमोडिटी हो गया, उसको हम लोग जब इनिशियल स्टेज पे जब उगा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उस स्टेज से लेके फाइनल स्टेज जब तक वो कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम नहीं, उसको उपभोग नहीं कर लिया जाता, तब तक उसका हर स्टेज में कुछ ना कुछ हम लोग डेवलप करते जाते हैं, ताकि उसका वैल्यू जो है, उसका प्राइस हो गया या फिर उसकी जो मूल्य है वह बढ़ते जाती है। जैसे उसमें उत्पादन हो गया, उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं, बेटर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। प्रसंस्करण, उसको प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे बहुत सारे चीज़ जो है मार्केट में, आप दूध का ही एग्जांपल ले लीजिए। दूध हो सकता है आपको 60 रुपया लीटर मिले, लेकिन पनीर दूध को ही प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो पनीर क्या हमें 60 रुपया केजी मिलता है, वो तो 400 रुपया केजी मिलता है। तो इसके लिए क्या किया गया, इस स्टेज से पनीर के स्टेज में हम लोग एक प्रोसेस किए, उसका वैल्यू चेन डेवलप किए हैं, वैल्यू डेवलप किए हैं। ये एक तरीके का चेन ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया पनीर, तो ये 400 रुपये का हो सकता है 1 केजी मिले। अब इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, इसको और प्रोसेस करके, जैसे कि बेहतर पैकेजिंग करके, उसका बेहतर ग्रेडिंग करवा के, ISI ग्रेडिंग हो गया, या फिर अलग अलग टाइप का पैकेजिंग, उसका शेल्फ लाइफ बेहतर तरीके से, मतलब कुछ ज़्यादा दिन तक वह स्टोर हो सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा क्वालिटी होता है, वह भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, जैसे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हमें कोल्ड चेन में ट्रैवल कर वो ले जाना होता है। जैसे कि कोल्ड चेन कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के तहत ही हमें उसको रखना है, जब तक वह कंज्यूम नहीं हो जाए, नहीं तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो परिवहन हो गया और मार्केटिंग, ये सारा गतिविधियाँ जो होता है वैल्यू चेन डेवलपमेंट में होता है। चलिए एक एक करके इसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, यानी कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। तो मूल्य श्रृंखला विश्लेषण में गतिविधियों, लागत, लाभ मार्जिन और संबंधों की पहचान की जाती है। तो इसमें देखा जाता है कौन कौन से एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, क्या कॉस्ट हो रहा है, मार्जिन मतलब कि वो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और लिंकेज मतलब कि ये देखा जाता है कि किसके किसके द्वारा हमें लिंक करना है, कौन कौन से ऐसे पार्टीज हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, फाइनली इनिशियल स्टेज से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने का, उन सब चीज़ों को पहचान की जाती है। इससे क्या होती है, दक्षता यानी कि अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, गुणवत्ता ये क्वालिटी बढ़ती है, और लाभ प्रदाता में सुधार के अवसरों का पता चलता है। तो लाभ प्रदाता मतलब कि इसमें बेसिकली प्रॉफिट में सुधार जो होता है, उसका अपॉर्चुनिटीज हमें पता चलता है वैल्यू चेन एनालिसिस में। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, की स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, यानी कि मूल्य श्रृंखला के मुख्य चरण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका इनपुट सप्लाई। इसमें हमें देखना होता है इनपुट में कि हमें बेहतर क्वालिटी के सीड्स चाहिए, तभी हमें आउटपुट भी बढ़िया मिलेगा। फर्टिलाइजर्स भी उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि ओवर फर्टिलाइजर्स का हमें इस्तेमाल कर देना है, उससे प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ती है बल्कि सॉइल ही खराब होता है, सॉइल हेल्थ खराब होता है। और मशीनरी सप्लाई, तो इसका टाइमली सप्लाई और क्वालिटी मशीन जो है वह हमें मिलना चाहिए, ये इनपुट सप्लाई के तहत हो गया। दूसरा प्रोडक्शन हमें देखना है, तो प्रोडक्शन में फार्मिंग हो गया, लाइव स्टॉक रियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों को देखना है कि फार्मिंग, अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो उसका बेहतर प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करना होगा, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स हो गए। लाइव स्टॉक रियरिंग यानी पशुपालन होता है इसमें। और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो किन प्लांट्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किन मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ को देखना होता है वैल्यू चेन में। तीसरा है आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के तहत हो गया आपको उसको पैकेज करना है तो हमें क्लीन करना होगा। ऐसा नहीं कि जैसे आपने लेज के चिप्स देखे होंगे तो आलू जो है उनके पास बल्क में आते हैं, तो उसमें क्या है वह क्लीन करते हैं, पहले आलू को साफ करते हैं, दूसरा उसका ग्रेडिंग करते हैं, बेहतर क्वालिटी का आलू जो है
उसमें आलू के अलग अलग लेवल को ग्रेड किया जाता है कि ये टॉप क्वालिटी का हो गया तो इसके इसके चिप्स बनेंगे, ये दूसरा क्वालिटी का हो गया थोड़ा सा खराब है तो उसका कोई और प्रोडक्ट बना देंगे, और ये तीसरा क्वालिटी का है यानी थर्ड ग्रेड का है तो इससे हम लोग कोई और प्रोडक्ट बना देंगे। तो एक तो लेस चिप्स जो बनाया जाता है ये टॉप ग्रेड आलू का क्वालिटी से बनाया जाता है, वह ग्रेडिंग कर दिया। और सबसे लास्ट में होता है पैकेजिंग, फिर मार्केटिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि किस किस लेवल पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब फाइनली कस्टमर तक कैसे पहुंचना चाहिए, वह चेन देखना है कि मैन्युफैक्चरर से वह होलसेलर के पास जाएगा, सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाएगा या सीएनएफ के पास जाएगा, या पूरा चेन को लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन उसका करते हैं। सेल्स देखते हैं, एक्सपोर्ट देखते हैं, अगर वह कहीं बाहर जाना है तो उसका एक्सपोर्ट का व्यवस्था करते हैं टाइमली, क्योंकि टाइमली इन सब चीज़ों का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब डिमांड आज का है, कस्टमर खोज रहे हैं उसे कि जल्द से जल्द चाहिए, अब पहुंचेगा 1 महीना बाद तब तो वो डिमांड खत्म हो जाएगा। सबसे लास्ट में है कंजम्पशन, ये फाइनल स्टेज होता है कि एंड यूजर और कंज्यूमर यूज। तो जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, अभी तक डेवलप कर रहे हैं, उसका टाइमली सप्लाई होगा तभी वह कंज्यूमर के पास यानी कि उपभोक्ता के पास पहुंचेगा, और यह एंड यूजर हो गया, मतलब इसके आगे अब वो नहीं जाएगा, बस यहाँ पे फाइनली आगे कंज्यूम हो जाएगा। ये सब वैल्यू चेन के स्टेजेस होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं वैल्यू चेन इंटरवेंशन यानी कि मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप। तो इसके तहत क्या बताया गया है, तो हस्तक्षेपों का उद्देश्य श्रृंखला के कमजोर कड़ियों को मजबूत करना है। तो जो भी हमने ऊपर में स्टेजेस पढ़े उसमें जो भी कोई कमजोर कड़ी है तो उस चीज को मजबूत करना ही उद्देश्य होता है वैल्यू चेन इंटरवेंशन का। सबसे पहला हम लोग देखते हैं किस तरीके का इसमें इंटरवेंशन किया गया है। तो उत्पादक संगठन एफपीओ हो गया, एसएसजी हो गया या फिर सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। तो एफपीओज क्या होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बेसिकली प्राइवेट ही होती है, गवर्नमेंट उसको बैक करती है, सपोर्ट करती है। वो क्या कर रही है, किसानों से एक मुश्त प्रोडक्ट खरीद रही है और फिर उसके बाद उसको मार्केट में बेच रही है। तो किसान के लिए भी एक रेडीमेड बायर मिल गया। तो ये क्या करता है, इनका इनपुट भी खरीदता है और आउटपुट भी। आउटपुट खरीदने का मतलब कि ये किसान जो है जो भी प्रोडक्ट उपजा रहे हैं वह उनके लिए बायर बन जाता है और साथ ही ये इनपुट भी सप्लाई करता है, जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, वह किसान यहीं से खरीद सकते हैं। तो एफपीओ जो हो गया एक किसान के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके का फैसिलिटी प्रदान करते हैं। एसएसजी जो है, एसएसजी भी बहुत सारा काम करती है इसमें। सहकारी समिति कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं इसमें, जिसके तहत क्या है कि वह फार्मिंग कर रही है और किसानों से वह डायरेक्ट प्रोडक्ट्स भी खरीद रही है, प्याज हो गया, गेहूं हो गया, अनाज हो गया, ये सब चीज़ सहकारी समितियां भी खरीदती हैं। तो इन सब चीज़ों का गठन किया जाता है इसके तहत। अब दूसरा है भौतिक अवसंरचना का विकास, जैसे कि भंडारण हो गया, परिवहन हो गया और कोल्ड चेन। कोल्ड चेन यहाँ हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में उस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रदान किया जाए, या फिर कोल्ड चेन जैसे कोल्ड स्टोरेज के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा चीज़ आलू हो गया या फिर सब्जी होता है, उनको कहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। वो एक बहुत बड़े लेवल का समझिए कि एक फ्रिज होता है जिसमें आलू हो गया। अब आलू पूरे साल का वह एक सीजन में ही उपजाया जाता है, तो वह अगले सीजन तक तो चलता है, लेकिन उसको स्टोर करके कहाँ रखेंगे, तो भैया आप कोल्ड स्टोरेज में, वही हो गया कोल्ड चेन। दूसरा परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी फैसिलिटीज़ जो है वह प्रदान किया जाता है। भंडारण स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप किया जाता है, सरकार की तरफ से एनजीओ भी उसको डेवलप कर रही है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी यानी कि सहकारी समिति भी जो भंडारण फैसिलिटीज़ है वह प्रदान करती है। इसके तहत क्या हो गया, जो फसल कट गया है उसको स्टोर करने के लिए एक जगह प्रदान किया जाता है। अब तीसरा किस तरीके का इंटरवेंशन है, मार्केट इंफॉर्मेशन और आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स कहने का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका मोबाइल ऐप्स हो गए, इंटरनेट का इस्तेमाल करना ताकि वह मौसम को देख सके कि हाँ किस बाढ़ का सीजन क्या होने वाला है, वज्रपात कब होने वाला है, ये सब चीज़ वो अपडेट कर दिया जाता है। सरकार टाइम टू टाइम एप्लीकेशन जो है डेवलप कर रही है, हर स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए एक अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप कर रही है, उसके तहत आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। और बाजार सूचना, जैसे कि जेम पोर्टल हो गया, जेम पोर्टल के माध्यम से आप क्या करिएगा, मार्केट का इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। फिर आपका ई नैम पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, जिसके तहत किसान अपने प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ जो बायर हैं, सप्लायर तो चलिए हम लोग हैं, ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सप्लायर हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, सिर्फ आप ही अकेले बेचने वाले हैं या कोई और भी बेचने वाले हैं, उसको तभी आप बेटर प्राइसिंग आप कर सकते हैं वहाँ पे। और दूसरा आप देख सकते हैं कि कौन कौन पोटेंशियल बायर हैं, ये सब चीज़ हो गया। और सबसे लास्ट में किस तरीके का इंटरवेंशन इसमें किया जाता है, तो क्षमता निर्माण और गुणवत्ता मानकों का पालन, यानी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का इसमें देखा जाता है कि हाँ
क्वालिटी जो है वह एक स्टैंडर्ड का हो। ऐसा नहीं कि भैया जैसे लेस चिप्स हो गया तो उसमें वो देखते हैं कि नहीं आलू इस ग्रेड का मिलेगा तभी हम लोग उसको चिप्स के लिए आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो वो किसी और प्रोडक्ट्स के लिए जाएगा। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है, ये इंटरवेंशन है आपका वैल्यू चेन में। अब चलिए देखते हैं इसका क्या महत्व होता है। तो ये क्या करती है, उत्पादकता और लाभप्रदाता में वृद्धि करती है, मतलब कि यह प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और प्रॉफिट मार्जिन भी यह बढ़ाती है। बिचौलियों की संख्या घटाकर उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करती है। तो मार्केट लिंकेज से क्या हो रहा है, उसमें बिचौलिया यानी मीडिएटर जो होते हैं एफपीओज के थ्रू, तो एफपीओ को मीडिएटर नहीं बोलेंगे, बल्कि मीडिएटर क्या होते हैं, वो प्राइवेट पार्टीज होते हैं। वो आपका प्रोडक्ट जो है वो एक किसान से हो सकता है 50 रुपए किलो में खरीदे और दूसरे जो सप्लायर हैं उनको या फिर कोई बिजनेसमैन है उनको जाके 100 रुपए किलो में बेचे, जबकि किसान खुद डायरेक्टली अगर उनको बेचेगा तो 100 रुपया किलो में बिके। लेकिन एफपीओ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वह छोटे मोटे लेवल पे काम नहीं करती। तो बिचौलियों की संख्या इसमें घट जाती है क्योंकि डिपेंडेंसी उन पे कम हो गई। तो संख्या घटकर उत्पादकों का उचित मूल्य किसानों को मिलता है, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको उचित मूल्य मिलता है। चलिए तीसरा देखते हैं इसका महत्व। तो प्रोमोट्स रूरल एंटरप्राइजेस एंड एक्सपोर्ट्स, मतलब कि ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा मिलता है इसके तहत, उसकी संख्या बढ़ेगी। जाहिर सा बात है हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो हम लोग कोई चीज़ बाहर से मंगवाएंगे नहीं, बल्कि हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, उसी को बोला गया है निर्यात। तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे लास्ट में है यह उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और बाजार के बीच मजबूत संबंध स्थापित करती है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 5, जिसके तहत हमने देखा सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क क्या होता है, इससे उसमें जुड़ी हुई जो भी कंसेप्ट थी और किस किस तरीके के हस्तक्षेप हुए हैं फार्म लाइवलीहुड में, नॉन फार्म लाइवलीहुड में और माइक्रो इंटरप्राइजेस में। साथ में हमने देखा कि स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे प्रदान किया जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें एनालिसिस किया जाता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि वैल्यू चेन का महत्व क्या है। तो ये सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया, यानी सेक्शन 5 कंप्लीट हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू कंडक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सतत आजीविका रूपरेखा यानी सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क में कौन सी परिसंपत्ति श्रेणी में शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य आते हैं। मतलब कि जो हमने शुरू में देखा था कुछ एसेट्स, तो वो एसेट में यहाँ पूछा जा रहा है कि शिक्षा, स्किल्स और स्वास्थ्य किस एसेट में आते हैं। तो ये जाहिर सा बात है ह्यूमन कैपिटल में ही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क सबसे पहले किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी। तो यह उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है जिसने सबसे पहले ये फ्रेमवर्क तैयार किया था। तो ये मैंने बताया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DFID यानी डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने SLF तैयार किया था। अब तीसरा क्वेश्चन है, SLF यानी कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड फ्रेमवर्क में भेद्यता संदर्भ यानी कि संवेदनशीलता संदर्भ का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा असंवेदनशीलता संदर्भ, हमने देखा था ऑप्शन बी, यानी कि बाहरी झटके जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया या फिर बाजार में उतार चढ़ाव, ये सब चीज संवेदनशीलता संदर्भ में आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा SLF में पूंजी नहीं है, यह एक कैपिटल नहीं है। तो प्राकृतिक एक पूंजी है, कल्चरल एक पूंजी नहीं है, सामाजिक एक पूंजी है और ह्यूमन एक पूंजी है। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NRLM में कृषि विविधीकरण का अर्थ है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पूछा जा रहा है, वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मल्टीपल क्रॉप्स को उपजाना, जैसे बागवानी करना, दलहन उपजाना और सब्जियों सहित कई फसलों की खेती, यही होता है विविधीकरण का मतलब, फसल विविधीकरण का मतलब। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन आधारित आजीविका महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो यहाँ इंपॉर्टेंस पूछ रहा है आपका लाइव स्टॉक बेस्ड लाइवलीहुड का, यानी पशुपालन आधारित आजीविका का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्या है, वे जलवायु झटके के लिए लचीला है और पूरक आय प्रदान करते हैं। सप्लीमेंट्री इनकम, ये रेगुलर इनकम भी लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट्री इनकम ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो लोग किसानी करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, वह खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती का सीजन जब खत्म होता है तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके का आपका सप्लीमेंट्री इनकम प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, गैर कृषि आजीविका में एक प्रमुख हस्तक्षेप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, गैर कृषि आजीविका आप लोग को पता होगा क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल क्राफ्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि ग्रामीण शिल्प और सेवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। ये सब जो है ये गैर कृषि आजीविका में हस्तक्षेप नहीं है। इरिगेशन एक्सपेंशन, तो ये कृषि में हो गया। हाइब्रिड सीड डिस्ट्रीब्यूशन, यह भी कृषि में हो गया। और फर्टिलाइजर भी कृषि आजीविका में ही प्रदान किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन सी कृषि पद्धति उत्पादकता और मृदा उर्वरता दोनों को बढ़ाती है? मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, स्लैश एंड बर्न या फिर ओवर इरिगेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फसल चक्रण और इंटरक्रॉपिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक ही जमीन पे आप अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल उगाएं। ऐसा नहीं कि जैसे कि इसमें आप एक सीजन में चावल उगा रहे हैं तो दूसरे सीजन में भी आप दूसरे तरीके का क्रॉप उगाएं, जो इसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स ये मिट्टी में से ले रहा है वह न्यूट्रिएंट्स ना ले बल्कि दूसरा न्यूट्रिएंट्स ले। तो जो इस चावल ने जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज किया है मिट्टी से वह इसमें फुलफिल हो जाए, तो मिट्टी की उर्वरता जो है बरकरार रहती है। और दूसरा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग कहने का मतलब एक ही समय में अलग अलग फसल एक साथ उगाए। जैसे कि यहाँ खेत में हम लोग आरी देखते हैं, यह कुछ इस तरीके का रहता है, तो एक लाइन में आप कोई और फसल उगाएं, दूसरे लाइन में आप कोई और फसल उगाएं, इसको बोला जाता है इंटरक्रॉपिंग। ये एक ही सीजन में यानी एक ही साथ में अलग अलग फसल को उगाने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है इंटरक्रॉपिंग। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़िएगा, उसके क्लास 9 में ही दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षमता निर्माण, क्रेडिट और बाजार लिंकेज। इसके माध्यम से माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है बहुत ज्यादा सक्सीड कर रहे हैं। सिर्फ उनको सब्सिडी दे देंगे तब क्या वो डेवलप करेगी? नहीं, केवल एनजीओ पर ही वो डिपेंडेंट रहेंगे। एनजीओ हो सकता है बंद हो जाए तब वो फेल हो जाएगी। और सरकारी नौकरी तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं तो उसमें सरकारी नौकरी आपको कहाँ से प्रदान की जाएगी? अगला क्वेश्चन है, एनआरएलएम मुख्यतः किसके माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देता है? तो एनआरएलएम के तहत कुछ फंड्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक फंड। जैसे कि एक होता है आपका रिवॉल्विंग फंड आरएफ और दूसरा होता है आपका सीआईएफ। सीआईएफ बड़ा फंड होता है आरएफ से। ये क्या होता है, इसके तहत लोगों को प्रदान किया जाता है, मतलब एक एसएसजी को प्रदान किया जाता है ताकि वह माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दे सकें। ये एक बड़ा फंड होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामुदायिक निवेश कोष। ये इसी के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म उद्यम और एसएमई में अंतर है? ये देखिए, मैंने जब इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होता है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में डिफरेंस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सूक्ष्म उद्यम जो है यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है वो बहुत ही कम श्रमिकों को रोजगार देते हैं और उन्हें छोटी पूंजी की आवश्यकता होती है। और एसएमई जो है यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बड़े होते हैं। तो ये मैंने उस क्लासिफिकेशन में दिखा दिया। अब बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो एसएमई अनौपचारिक, तो अनौपचारिक ना तो इसमें स्मॉल होता है ना माइक्रो होता है, कोई भी अनौपचारिक नहीं होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ये सारा औपचारिक होता है, सरकार के तहत ये रजिस्टर किया जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है तब तो वह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ऑप्शन बी पहले ही गलत हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, माइक्रो एंटरप्राइजेस रन ओनली इन सिटीज, तो ये भी गलत होगा। ओनली कभी नहीं हो सकता, ये सिर्फ सिटीज में नहीं बल्कि गाँव में, ज्यादातर तो ये गाँव में ही होती है। और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, एसएमईज डोंट रिक्वायर क्रेडिट, तो इनको सबसे ज्यादा क्रेडिट की ही जरूरत होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एनआरएलएम के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण और रोजगार पर केंद्रित है? तो ये पूछ रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत एक कार्यक्रम है जो कि आपका कौशल प्रशिक्षण और रोजगार पर केंद्रित है। दोनों चीज पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DDU-GKY। अब यहाँ रोजगार पर केंद्रित है तो बहुत सारे लोग MG नरेगा पे क्लिक कर देंगे, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपका उसमें कौशल भी प्रदान किया जा रहा है, ट्रेनिंग प्रदान किया जा रहा है और रोजगार पर भी वह केंद्रित है। तो DDU-GKY के तहत अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तब आपको रोजगार के अवसर भी वहीं से प्रदान किए जाते हैं। कि अगर आपका सपोज करिए, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था कि कंप्यूटर ट्रेड में आपने नॉलेज लिया है, तो वहां पे आपका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास में एक प्रमुख चुनौती है, मेजर चैलेंज इन स्किल डेवलपमेंट इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशिक्षण और उद्योगों के मांग के बीच बेमेल, मतलब कि मिसमैच होता है। इंडस्ट्री में डिमांड है कंप्यूटर का और आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर में, सपोज करिए कि उनको चाहिए MS ऑफिस पे और आप प्रदान कर रहे हैं सिर्फ ये डेटा एंट्री पे, टाइपिंग पे, तो ये भी एक मिसमैच हो गया। इंडस्ट्री कुछ और डिमांड कर रही है, हो सकता है वो किसी और ट्रेड में डिमांड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आप उनको ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये भी एक मिसमैच होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल डेवलपमेंट में, मतलब कि मार्केट के अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग नहीं प्रदान कर रहे हैं, यही चीज हो गया। अगला क्वेश्चन है, बाजार संपर्क हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मार्केट लिंकेज इंटरवेंशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है।
तो ये क्या करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्पादकों के लिए उचित मूल्य और पहुंच सुनिश्चित कराना। तो पहुंच उनको बेहतर कस्टमर्स के पास डायरेक्टली वो पहुंच प्रदान करती है, जिसका क्या होता है रिजल्ट कि उनको जो प्राइसेस हैं वह उचित प्रदान किए जाते हैं। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इंटरवेंशन मार्केट लिंकेज का उदाहरण क्या है इन सभी में से। तो सेबी का आईपीओ रूल्स ये तो होगा नहीं, जीएसटी पोर्टल्स ये भी नहीं होगा, इलेक्शन वोटिंग एप्स ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको बोलते हैं। यह डिजिटल इंटरवेंशन है मार्केट लिंकेज में। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 5, जिसके तहत हमने इसका थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की संभावना है उसको हमने डिस्कस किया। बहुत जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि सेक्शन 6 होगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।